नमस्कार साथियों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने अकबर पढ़ा था और उसको कंप्लीट कर लिया था और अब चौथा मुग़ल शासक जो अपन आज जहांगीर पढ़ेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। जहांगीर जो है उसके जन्म के बारे में, उसके मुग़ल मेवाड़ साम्राज्य विस्तार नीति, दक्षिण की नीति, ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। और आइए आपको मैं लेके चलता हूँ जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 के बीच। जहांगीर जो था वो चौथा मुग़ल शासक था। जहांगीर चौथा मुग़ल शासक था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था और 30 अगस्त 1569 को इसका जन्म हुआ। पिता अकबर और माता हरकूबाई मरियम उज़्मानी। इसका नाम क्या था? ये मुग़ल उपाधि थी, मरियम उज़्मानी। इसकी ये संतान थी जहांगीर। हुआ क्या, जब कई दिनों तक अकबर के कोई पुत्र नहीं हुआ था तो अकबर ने, क्योंकि उसमें दानियल सार ये तो ख़त्म हो गए थे जब ये शासक बना, क्योंकि जब अकबर ख़त्म हुआ तो उसने सलीम जो है जहांगीर को ही उसको उत्तराधिकारी बना के गया था। तो इसका जन्म नहीं हुआ तो इन्होंने कई सूफी संत कई दरगाहों पर प्रार्थनाएं की और प्रार्थनाओं करते करते फतेहपुर सीकरी के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जहाँ पर उसकी ये मन्नत पूरी हुई। और जब ये जहांगीर जन्मा तो वहाँ पर उसी के नाम पर, उस शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रख दिया गया। और कई सूफी संत दरगाहों पर प्रार्थनाएं करने के बाद ये जहांगीर पैदा हुआ और फतेहपुर सीकरी की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से उन्होंने इसको आशीर्वाद माना और इसके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से। यानी शेख सलीम चिश्ती जो सूफी संत इनके आदेश, और फिर इनका नाम भी क्या रख दिया था? सलीम। यानी जहांगीर का जो नाम था वो क्या रख दिया इन्होंने? जहांगीर का नाम अकबर ने क्या रख दिया? सलीम रख दिया। अकबर इसको प्यार से शेख बाबू भी कहते थे। जहांगीर को अकबर जो है जहांगीर को शेख बाबू भी कहते थे। जहांगीर का जो राज्याभिषेक है वो 3 नवंबर 1605 को आगरा में हुआ था। और जो सिंहासन पर बैठा और उसके बाद जो मुकुट होता है राजा का, बादशाह का, वो खुद उठा के ही उसने पहना था। तो इनका राज्याभिषेक जो है, 3 नवंबर 1605 को दूसरा शासक था जो आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। पहले अकबर का भी हुआ था, आगरा के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ। और यहाँ पर जो मुकुट धारण किया जाता है, जो मुकुट जो धारण किया जाता है वो जहांगीर ने खुद ने ही ग्रहण किया था। ठीक है भाई, खुद ने ग्रहण किया था। सबसे पहले जहांगीर को जो है 1581 के अंदर सेना की कमान संभालाई गई, शिष्टाचार, भेंट, राज्य को कैसे संभाला जाता है,
राजस्व है, ये चीज़ें इसको सबसे पहले 1581 के अंदर अकबर के द्वारा दी गई। 1581 के अंदर सेना का संचालन, राजस्व इकट्ठा करना, और शिष्टाचार भेंट, ये सबसे पहले इन्होंने सीखी थी 1581 के अंदर। अब इसके विवाह की बात करते हैं। विवाह, जहांगीर का जो विवाह है, जो जहांगीर का पहला विवाह हुआ था भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था, आमेर के शासक, जिससे खुसरू पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था? खुसरू। यानी 1585 के अंदर प्रथम शादी होती है। 1585 के अंदर पहली प्रथम शादी हुई थी किसके साथ? आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री व मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था इनका विवाह। और इस मानबाई से पैदा होने वाली वो संतान थी खुसरू। कौन था? खुसरू था। और खुसरू जो था ये इससे पैदा हुआ था, ठीक है। और खुसरू इससे पैदा हुआ था। और उसके बाद मानबाई सलीम की आदतों से परेशान होकर अत्यधिक अफीम का सेवन कर लिया था। अत्यधिक अफीम का सेवन करने के बाद आत्महत्या कर ली थी मानबाई ने हत्या कर ली थी। और मानबाई ने हत्या करने के बाद अब उसका दूसरा जो विवाह है, दूसरा विवाह जो है वो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई के साथ हुआ था। और इससे पैदा होने वाली सुल्तान थी खुर्रम। जिसको अपन शाहजहाँ कहते हैं। मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई के साथ इसका विवाह हुआ और इससे पैदा होने वाली संतान थी, कौन थी? खुर्रम यानी शाहजहाँ। उसके बाद जहांगीर जब शासक बनते इसने 12 प्रकार की घोषणाएं की थी। और ये घोषणाएं कहलाती है आइन ए जहांगीरी कहलाती है। और 12 प्रकार की इसने घोषणाएं की थी और आइन ए जहांगीरी कहलाती है। और ये 12 प्रकार की जो घोषणाएं अपन देखेंगे, 12 प्रकार की जो घोषणा इसने की, सबसे पहले इसने ज़कात, तमगा, मीर ए बहर, ये इतने प्रकार के 3 जो कर थे, ज़कात, तमगा और मीर ए बहर कर पर प्रतिबंध कर दिया था। प्रतिबंधित
कर दिया था। देखो ज़कात जो था, ज़कात क्या था, ज़कात जो था, ज़कात वो था, ज़कात एक धार्मिक कर होता था जो अपनी सारी जो पूंजी अपने पैसा कमाते थे एक साल के वित्तीय वर्ष के अंदर, उस ज़कात का यानी उस राशि का 2.5%, 2.5% किसको देना पड़ता था, धार्मिक कर, यानी धर्म के नाम पे धर्म में अनुदान दिया जाता था। तो ये ज़कात क्या था, एक धार्मिक कर था। तमग्गा जो था, तमग्गा वैसे एक व्यापारिक या वाणिज्यिक कर था, यानी व्यापार या वाणिज्य करता, लेकिन तमग्गा एक सेना को दिया जाने वाला एक पद भी था, यानी एक उपलब्धि भी थी तमग्गा। और मीर ए बहर ये भी एक क्या था, नदी, नहर और समुद्र से जो व्यापार होता था, तो उस पे ये कर लिया जाता था। पहली उसकी घोषणा थी कि ज़कात तमगा मीर ए बहर पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। आगे सड़क के ऊपर चोर डकैती पर प्रतिबंध। दूसरी बात इसने ये घोषणा की कि कोई भी सड़क पर चोरी और डकैती नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध। उसके बाद उत्तराधिकारी नियम बनाया था उसने। क्या बनाया था, उत्तराधिकारी नियम। उत्तराधिकारी नियम ये था कि कोई आदमी है और कोई आदमी खत्म हो गया और उसके पीछे कोई उत्तराधिकारी बचा ही नहीं, तो उसकी पूरी की पूरी जो सारी संपत्ति है वो राजा जो है यानी सरकार जो है, जो प्रशासन है, उसकी हड़प लेगा और सरकार के अंदर उसका व्यय किया जाएगा। ये उत्तराधिकारी नियम था कि यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जो है, संपूर्ण संपत्ति राजा या सरकार द्वारा ले ली जाती थी और उसका व्यय सरकार के कार्यों में किया जाएगा, सरकार के कार्यों में व्यय किया जाएगा। तीसरी बात यह थी। उसके बाद चौथी बात, बलपूर्वक संपत्ति को नहीं हड़प सकते। बलपूर्वक संपत्ति को हड़पने पर पाबंदी, यानी कोई गरीब आदमी है या कोई पैसे वाला आदमी है तो उसकी कोई पैसा अगर कोई गुंडा या डकैत कोई अगर हड़पता है तो उस पर पूरी पाबंदी थी। पांचवा, घर को कुड़क व अंक का विच्छेदन करने पर भी प्रतिबंध था। छठा, जागीर व मनसबदारी का प्रमाणीकरण करना। जागीरदारी व मनसबदारी का प्रमाणीकरण करना। सातवां जो था, मदद ए मास व एमा भूमि का प्रमाणीकरण करना। मदद ए मास व एमा भूमि का प्रमाणीकरण करना। उसके बाद आठवां जो था गुरुवार को पशु का वध करने पर रोक लगा दी थी। कैसे लगा दी थी उसने कि गुरुवार को, क्योंकि जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ था
वो राज्याभिषेक जो हुआ था गुरुवार को हुआ था, और रविवार का भी सम्मान करना, 9वां रविवार का सम्मान इसलिए करना क्योंकि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी रविवार को ही हुआ था। नाक व कान व नाक विच्छेदन पर भी प्रतिबंधित था। कान, नाक और इस पे भी प्रतिबंधित था। उसके बाद जुआ, बालात मुसलमान बनाना व हीजड़ों का व्यापार करना, हीजड़ों का व्यापार करना, इस पर भी प्रतिबंधित था, इस पर भी पाबंद लगा दिया था। बालात मुसलमान वो होते थे जो जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता, इस पर भी इसने प्रतिबंधित लगा दिया था। आगे कितने हो गए? 11 हो गए। और उसके बाद 12वां जो था उसने मदिरा या शराब कह सकते हैं, मदिरा या शराब व अन्य नशे वाली जितनी भी वस्तुएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये 12 प्रमुख घोषणाएं थी जिनको अपन जहांगीर ए आईने कहते हैं। क्या कहते हैं? जहांगीर ए आईने। उसके बाद जहांगीर के काल में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जहांगीर के काल में महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए, सबसे पहले जो विद्रोह था वो था खुसरो का था, जो 1606 के अंदर सबसे पहले उसने विद्रोह कर दिया था। क्योंकि सिखों के गुरु, 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, अर्जुन सिंह थे, उनसे उन्होंने तरातन में इससे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था और इससे क्या हो गए थे, वो नाराज हो गए थे। और इसमें खुसरो को जो है साथ देने वाले उसके मामा मान सिंह और उसके ससुर जी अजीज कोका भी उसके साथ ही थे। लेकिन उसके बाद युद्ध में, उसके बाद क्या होता है, जहांगीर का सबसे पहले जो 7 में महत्वपूर्ण युद्ध जो है, जो विद्रोह था वो किसका था? खुसरो का था। किसका था? खुसरो का। खुसरो का जो विद्रोह हुआ वो 1606 के अंदर हुआ और इसने क्या किया कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया तरातन में। और इसने आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद खुसरो से जहांगीर नाराज हो गए थे। जहांगीर नाराज हो गए थे और जब जहांगीर नाराज हो गए, और खुसरो के साथ कौन कौन थे? एक तो उसके मामा मान सिंह थे और दूसरे उसके ससुर अजीज कोका थे। अजीज कोका ये इनके साथ में थे। तब इनके साथ में खुसरो और जहांगीर के बीच में युद्ध हुआ था जबलपुर के पास बहरावल नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में खुसरो हार जाता है और महावत खां के द्वारा जहांगीर ने महावत खां को
खां के द्वारा इसको अंधा कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। उसके बाद खुर्रम द्वारा 1622 में इसको मौत के घाट या मरवा दिया जाता है। तब जहांगीर ने कहा था कि राजा का कोई सगा, ये विद्रोह के ऊपर, विद्रोह होने के बाद उसको दबा दिया गया। उसके बाद जहांगीर ने कहा था कि राजा का कोई सगा नहीं होता या कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं। इस विद्रोह के बाद जहांगीर ने कहा था कि बादशाह या राजा का कोई सगा या संबंधी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, ग्वालियर जो है, ग्वालियर दुर्ग को मुगलों का कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि जब भी किसी भी मुगल साम्राज्य के अंदर, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहाँ, अपन औरंगजेब पढ़े, उनमें जब भी देखेंगे, जब भी राजकुमार या शहजादों ने विद्रोह किया हो तो उनको इसी ग्वालियर के किले में रखा जाता था, इसलिए उसको कब्रगाह कहा जाता है। किसका कब्रगाह कहा जाता है? मुगलों का। ग्वालियर दुर्ग को मुगलों का कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि जब भी शहजादे या राजकुमार विद्रोह करते तो इनको ग्वालियर दुर्ग में ही रखा जाता था। इसके बाद जो है, अगला जो विद्रोह है वो है रायसिंह का विद्रोह। रायसिंह का विद्रोह कौन सा विद्रोह है? रायसिंह का विद्रोह। इसके बाद जो है ये रायसिंह का विद्रोह है। जो रायसिंह क्या है कि बीकानेर का शासक था, और बीकानेर का शासक था तो वहाँ पर एक ज्योतिष ने घोषणा कर दी थी कि जहांगीर का जो शासन है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तब इसने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह करने के बाद क्या हुआ, उसको दबा भी दिया गया था, और दबाने के बाद ये मामला हुआ। तो रायसिंह का जो विद्रोह होता है ये था बीकानेर का शासक रायसिंह। बीकानेर का शासक कौन था? रायसिंह था भाई। और बीकानेर का शासक रायसिंह था, और रायसिंह एक ज्योतिष से मिला जिसने भविष्यवाणी की थी कि जहांगीर का शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तब इसने विद्रोह कर दिया था, और अंत में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। अगला जो विद्रोह होता है वो बंगाल का विद्रोह होता है, और बंगाल का विद्रोह 2 बार हुआ था। अगला जो विद्रोह होता है तीसरा नंबर का, वो होता है बंगाल का विद्रोह। और बंगाल का जो विद्रोह है वो कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ था। उसमें एक तो पहला जो था उस्मान खां, और दूसरा था मूसा खां। दूसरा कौन था? मूसा खां। पहला उस्मान खां था और मूसा खां था। अगला उसके बाद तीसरा जो विद्रोह होता है
हाँ तीसरा हो गया, चौथा विद्रोह है ये, चौथा विद्रोह है, क्योंकि पहला जो था खुसरो का था, दूसरा जो था राय सिंह का था, तीसरा बंगाल का था और चौथा है खुर्रम, खुर्रम का विद्रोह। किसका विद्रोह ये? खुर्रम का विद्रोह। इसमें खुर्रम के विद्रोह में क्या होता है कि जहांगीर खुर्रम को कहता है कि कंधार पे चढ़ाई करनी है और ये सेना लेके जानी है, आपको सेनापति बनना है। लेकिन खुर्रम जो है ये चालाक होता है और उसको कह देता है कि मैं तो गांधार नहीं जाऊंगा, मेरे को पहले क्या चाहिए, पंजाब का संपूर्ण राज्य चाहिए और रोहतासगढ़ पूरा चाहिए, तब मैं जाऊं। ठीक है, तब क्या होता है, नूरजहां वहीं का एक शहरियारा था, शहरियारा नाम का, उसको सेनापति बनाकर उसके मनसब में वर्दी करके उसको कंधार के लिए रवाना कर देती है, तब जाके होता। तो उसके बाद इनके वापस युद्ध होता है जहांगीर और खुर्रम के बीच में, और महावत खां इसको पकड़ लेता है और पकड़ के फिर उसको वापस कहाँ लाया जाता है, मुग़ल दरबार में। मुग़ल दरबार में लाया जाता है, जहांगीर उसको माफ़ कर देता है और माफ़ करने के बाद जहांगीर जो है दारा शिकोह और औरंगज़ेब को क्या करता है, अपने जमानत के रूप में पास रखता है और इसको दक्षिण के अंदर बालाघाट की जागीर देके वहाँ पर भेज देता है। और इस विद्रोह के दौरान जहांगीर शाहजहाँ को जो है खुर्रम है उसको मतलब शरण देने वाला था मेवाड़ का शासक करण सिंह। तो ये एक घटना थी, यानी खुर्रम का जो विद्रोह है वो खुर्रम का विद्रोह ऐसे होता है कि कंधार पर आक्रमण या चढ़ाई करने के लिए खुर्रम को कहते हैं जहांगीर, लेकिन ये मना कर देता है और वो शर्त ये रखता है कि मैं तब जाऊंगा कि तब मुझे क्या जाए, पंजाब का संपूर्ण राज्य व रोहतासगढ़ दिया जाए। कि हमें क्या दिया जाए, पंजाब का संपूर्ण राज्य और रोहतासगढ़ दिया जाए। लेकिन तब ये बात नहीं मानते हैं। तब क्या करता है नूरजहां, ये नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ये नूरजहां 1611 के अंदर जहांगीर शादी की थी। जो नूरजहां वहाँ पर शहर यारा होता है, शहर यारा, उसको सेनापति बना देती है। सेनापति बनाकर, सेनापति कब बनता है, जब उसके मनसब में क्या कर दी थी इसने, मनसब में वर्दी करवा देती है जहांगीर से, मनसब से वर्दी करवा देती है और इसको सेनापति बना के कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। तब खुर्रम जो है, खुर्रम जो है अब्दुल रहीम खाना की सहायता से 1622 और 1623 के अंतर्गत विद्रोह कर देता है। और जब विद्रोह कर देता है तो खुर्रम के बीच में और जहांगीर के बीच में युद्ध होता है और इसमें महावत खां जहांगीर की तरफ से लड़ता है, महावत खां। और महावत का जब लड़ता है इसको, और महावत का जब लड़ता है तो महावत का इसको पकड़ लेता है खुर्रम को और जहांगीर के सामने लाया जाता है। किसको? खुर्रम को, यानी खुर्रम का नाम मतलब शाहजहाँ। अभी इसको उपाधि मिलेगी शाहजहाँ की, इसका नाम पहले जो नाम था इसका खुर्रम ही था। सामने लाया जाता है, तब जहांगीर के सामने लाया जाता है, तब जहांगीर इसको माफ़ कर देता है। जहांगीर माफ़ कर देता है इसको और जमानत के रूप में दारा व औरंगज़ेब को रख लेता है अपने पास जहांगीर। और जमानत के रूप में रखने के बाद इसको जो खुर्रम है इसको दक्षिण के अंदर भेज देता है। खुर्रम को
को दक्षिण के अंदर भेज देता है और बालाघाट की जागीर दे देता है। जीवन यापन करने के लिए खुर्रम को बालाघाट की जागीर दे देता है। लेकिन खुर्रम जो है, उस खुर्रम को इस विद्रोह के दौरान जो मतलब शरण देने वाला था वो मेवाड़ का शासक था करण सिंह, अमर सिंह का बेटा। मेवाड़ का शासक करण सिंह ने इसको शायद शरण दी थी। करण सिंह ने इसको शरण दी थी। पांचवा अंतिम जो विद्रोह होता है वो महावत खां का होता है। पांचवा जो होता है वो महावत खां का होता है और इसका नाम होता है जानी बेग। इसका महावत खां का नाम क्या होता है? जानी बेग या जमान बेग, एक ही बात है, यानी या जमान बेग कह सकते हैं। ये होता क्या है, महावत क्या होता है कि नूरजहां का जो व्यवहार है वो थोड़ा मतलब थोड़ा एटीट्यूड वाला था, तो उसे रुष्ट हो जाता है और रुष्ट होने के बाद ये जहांगीर को झेलम नदी, कश्मीर के अंदर झेलम नदी के तट पर इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद उसको कौन छुड़वाता है? इसको महावत का ये नूरजहां छुड़ा लेती है और उसके बाद अमीर उल उमरा की उसको उपाधि दी जाती है महावत खां को। यानी नूरजहां के व्यवहार से ये रुष्ट हो जाता है। कौन? महावत खां। और रुष्ट हो जाता है तब ये विद्रोह कर देता है 1626 के अंदर। 1626 के अंदर विद्यार्थियों, और 1626 के अंदर विद्रोह करता है तो ये कश्मीर के अंदर झेलम नदी तट पर जहांगीर को बंधक बना लेता है। अंत में इसको जहांगीर को नूरजहां छुड़वा लेती है और इसको अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त होती है। अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त होती है। किसको? महावत को। इसका नाम था जानी बेग या जमान बेग। ये था, ये इसके 5 विद्रोह जो मुख्य हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के साथ युद्ध व संबंध, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो जहांगीर का जो था साम्राज्य विस्तार, सलीम का जहांगीर का साम्राज्य विस्तार मेवाड़ के साथ। तो मेवाड़ के युद्ध क्या होता है, इसमें संधि भी होती है, युद्ध और संधि दोनों होती है 1615 के अंदर। मेवाड़ का उस समय शासक था महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, और अमर सिंह का बेटा करण सिंह था। और ये था, तो उसके बाद क्या हुआ, इसने जहांगीर ने बार बार आक्रमण करवाए 1605, 1608, 1609। तो 1605 में सबसे पहले परवेज़ ने किया आक्रमण लगातार। परवेज़ के बाद इसने महावत खां ने किया, फिर अब्दुल्ला खां ने किया, और फिर 15 के अंदर खुर्रम ने किया। बार बार आक्रमण किए गए और फिर इसके सेना के दबाव में आकर लास्ट में 1615 के अंदर मेवाड़ और मुग़ल संधि हो गई थी। और मुग़ल संधि होने के बाद अपने बेटे करण सिंह को मुग़ल दरबार में भेज दिया गया था और 1500 जो सैनिक थे वो छोड़ दिए गए थे। उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, संधि कैसे हुई और संधि क्या शर्तें थी। तो मेवाड़ युद्ध के बीच सबसे पहले इसने 1605, 1608, 1609 और 1615 ये लगातार मतलब 3 आक्रमण बेहतरीन किए। और 1615 के अंदर जाकर इसकी वो थी परवेज, सबसे पहले परवेज। और परवेज के बाद आता है महावत खां, इसने भी आक्रमण किया। और फिर इसने किया अब्दुल्ला खां ने, और अब्दुल्ला खां के बाद इसने किया था खुर्रम ने। ये लगातार आक्रमण करते गए। और फिर यहाँ का शासक जो था अमर सिंह खुर्रम के सेना के दबाव में आकर 1615 में मेवाड़ मुग़ल संधि हो गई। मेवाड़ मुग़ल संधि हो गई थी और ये लगातार आक्रमण करते गए और उसको इसके बाद में संधि करनी पड़ी। और संधि की जो शर्तें थी, वो संधि की शर्तें ये थी कि
अमर सिंह ने 1500 मुगल जो सैनिक थे उसके कब्जे में सैनिकों को छोड़ दिया, सैनिकों को छोड़ दिया, पहली बात। उसके बाद करण सिंह जो था, करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया गया या मुगल राजधानी में भेज दिया गया। उसके बाद ये बात हो गई और इसको कितने का मनसब दिया गया? 5000 का मनसब दिया गया करण सिंह को। उसके बाद इनको मुगलों द्वारा मेवाड़ की हड़पी गई जो ज़मीन थी और जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो युद्ध चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो भी इनको मिला, लेकिन इस आधार पे मिला चित्तौड़ का दुर्ग, इसके दुर्गीकरण नहीं किया जाएगा, यानी इसकी दोबारा पुनर्जीवार यानी उसका वापस निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा, इस आधार पर मिला। यानी खोई हुई जमीन व चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इस आधार पर मिला, इस शर्त पर मिला कि दुर्गीकरण नहीं किया जाएगा, दुर्गीकरण नहीं किया जाएगा। और अगली जो बात थी तीसरे नंबर की, मुगल विवाह संबंध के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, के लिए कोई दबाव उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमर सिंह इस संधि के बाद इतना आहत हो गया था, उसने अपना राजपाट छोड़ के और पूरा का पूरा भार करण सिंह को सौंप के एक 9 चौकी पाल जो थी उस पर अपना पूरा शेष जीवन बिताया था। और अमर सिंह इस अमर सिंह संधि से हाथ होकर पूरा राजपाट करण सिंह को सौंप के 9 चौकी पाल पर शेष जीवन बिताया था। मेवाड़ मुगल संधि हुई, उस मेवाड़ मुगल संधि में अमर सिंह की तरफ से उसका मामा सूबकरण और हरिदास ने दोनों ने साइन किए थे, यानी उस तरफ से भाग लिया था। अमर सिंह की तरफ से मेवाड़ मुगल संधि में मेवाड़ मुगल संधि में उसके मामा सूबकरण व हरिदास ने भाग लिया था। ये मेवाड़ मुगल संधि थी। उसके बाद जहांगीर का जो गुरु था वो अब्दुल रहीम खान खाना था और दूसरा जो गुरु था उसका नबी खान था, ये भी लिख लें आप। जहांगीर का प्रथम जो गुरु था, जहांगीर का प्रथम गुरु जो था अब्दुल रहीम खान काना, ये अब्दुल रहीम खान काना वही है जो बैरम खां का था और सलीमा बेगम से ये बैरम खां खत्म होने के बाद तलवाड़ा के युद्ध में इस फरजंद के पुत्र अपना लिया था अकबर ने, ये अब्दुल रहीम खान काना वही। और दूसरा जो था नबी खान था जो एक सलाहकार भी था और एक कवि भी था। जहांगीर का प्रथम गुरु ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर 1605 के अंदर एक दोराई का युद्ध हुआ था। 1605 के अंदर परवेज खान व करण सिंह के बीच में जो अनिर्णय रहा। अब इसके बाद आती है जहांगीर की दक्षिण विजय अभियान। इसके बाद आती है जहांगीर की दक्षिण
विजय अभियान। और दक्षिण विजय अभियान जो होती है, दक्षिण विजय अभियान के अंदर खुर्रम को नियुक्त किया जाता है इसको आक्रमण करने के लिए, लेकिन वहाँ का जो वजीर है मलिक राजू और सेनापति जो था मलिक अंबर बहादुरी से लड़े, तो मुग़ल इतना आधिपत्य नहीं कर पाए, और नहीं करने के बाद उन्होंने गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी, और गुरिल्ला पद्धति के कारण फिर लास्ट में बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह के सहयोग से एक संधि हो गई थी, और ये संधि होने के बाद ये और महाबत खान इनके खुर्रम के दोनों के विद्रोह के कारण भी ये अहमदनगर का जो विद्रोह था, अहमदनगर का जो आधिपत्य था वो भी रुक गया था। यानी दक्षिण विजय जो अभियान है, सबसे पहले अहमदनगर की बात करें, अहमदनगर के आक्रमण करने के लिए खुर्रम को नियुक्त किया था, और यहाँ के जो वजीर थे मलिक राजू या रजू कह सकते हैं, और मलिक अंबर यहाँ का सेनापति था। अंबर ये क्या था? सेनापति। और ये दोनों बहुत बहादुरी से लड़े, तो ये आधिपत्य नहीं हो पाया। और दोबारा जब इन्होंने आक्रमण किया 1617 के अंदर, तो मांडू के अंदर इन्होंने क्या डाला था? पड़ाव डाला था। किन्होंने? खुर्रम ने। और जब इन्होंने डाला तो फिर पड़ाव डाला, तो उसके बाद बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के प्रयास से संधि हो गई थी, और बरार और अहमदनगर का जो क्षेत्र था, अहमदनगर व बरार का जो क्षेत्र है वो मुग़लों को मिल गया था, और बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को इन्होंने जहांगीर ने फर्जंद या पुत्र की उपाधि दी थी, और खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। ये अहमदनगर जीतने के बाद खुर्रम को एक तो शाहजहाँ की उपाधि दी गई, एक जो 30,000 का मनसब दिया गया, 30,000 का मनसब दिया गया, और एक जो था उसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, और इब्राहिम शाह को इब्राहिम आदिल शाह को फर्जंद की उपाधि यानी पुत्र की उपाधि दी। इस युद्ध के दौरान इन्होंने गुरिल्ला पद्धति, मलिक अंबर ने गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी, मुग़लों के विपक्ष को गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी, जिसको अपन दक्षिण में किरकिरी कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण जो दक्षिण विजय थी, और ये जहांगीर की एक नई क्लास और आएगी, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे ही सहयोग बनाते रहें और पढ़ते रहिए। जय हिंद।